नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्कूल में महापाप, कहां है आरोपी। तो इस पर हम बात करेंगे और आपको खबर से रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर ले लेते हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको हम बता दें। इसी बीच एक अहम जानकारी बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर डॉक्टर की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या की गई है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको हम बता दें, 4 हत्यारों ने क्लिनिक में घुसकर हत्या की और हत्यारे हत्या करने के बाद फरार हुए हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस का दावा है कि रंजिशन हत्या की गई है। पुलिस ने दावा किया है कि रंजिशन ये हत्या की गई है। 2 दर्जन से अधिक खोखा और कारतूस भी यहां से बरामद किए गए हैं। बुलंदशहर से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 2 दर्जन से अधिक खोखा और कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक की टीम मौके पर जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक की टीम मौके पर जांच में जुटी हुई है। कई थानों के पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है, तो कई थानों के पुलिस फोर्स भी मौके पर ही मौजूद है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में ये वारदात हुई है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर में डॉक्टर की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद हत्यारे फरार भी हो गए हैं। 4 हत्यारों ने क्लिनिक में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और हत्या करने के बाद फरार हो गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, आखिर क्या वजह रही, क्यों इन बदमाशों ने डॉक्टर की हत्या की है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, गुलावटी क्षेत्र का मामला है, जहां एक चर्म रोग एक डॉक्टर हैं जो एक गांव से अपने ही गांव से आते थे। वहां एक जो 4 अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई है। और हत्या करने से जो क्षेत्र में सनसनी का माहौल है, और उसी घटना को सूचना पाकर तत्काल जनपद बुलंदशहर के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। जनपद बुलंदशहर के एसपी सिटी एसएसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर एसएसपी की माने तो एसएसपी का कहना यह है कि इनके जो गाँव में पुरानी रंजिश चल रही थी, उस रंजिश को लेकर शायद हत्या की गई है। तो एसएसपी का कहना यह है कि तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। लेकिन हालांकि पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन जो अधिकांश पुलिसकर्मियों का जो जनपद बुलंदशहर के एसएसपी का मानना है, उन्होंने आपसी रंजिश को लेकर आशंका जताई है। लेकिन उनका कहना यह है कि सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर यहाँ पर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। मामले की जांच शुरू कर दी गई। शुक्रिया आपका अनिल, हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ पर 2 दर्जन से अधिक खोखा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ पर 2 दर्जन से अधिक खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं और डॉक्टर की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। ये आम खबर बुलंदशहर से आपको बता दें, पुलिस अधिकारी व फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस का कहना है कि रंजिशन इस हत्या को अंजाम दिया गया है। कई थानों के पुलिस फोर्स मौके पर ही मौजूद है। भैया बैग और सामने रखा है। भैया अज्ञात के फोटो थाने स्तर से होते हैं, एक प्रोफार्मा होता है, वो भर के डीसीआर भी भेजने होते हैं। तो डॉक्टर की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या की गई है और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां पर इस तरह से खोखा और कारतूस भी यहाँ पर बरामद किए गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई है और हत्या करने के बाद हत्यारे फरार हो गए हैं। डॉक्टर की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या की गई। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। तो पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। डॉक्टर की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या किए जाने की बात बुलंदशहर से सामने आई है। और मौके से कारतूस और खोखा भी बरामद किए गए हैं। डॉक्टर की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या की गई। 4 हत्यारों ने क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर डॉक्टर की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद फरार हो गए हैं। 4 हत्यारों ने क्लिनिक में घुसकर हत्या की है और हत्यारे फरार हो गए हैं। डॉक्टर की गोली मारकर हत्या की गई, डॉक्टर पर गोलियां बरसाई गई।
और जिसके बाद हत्यारे फरार हो गए हैं। 4 हत्यारे क्लिनिक में घुस जाते हैं और डॉक्टर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। बुलंदशहर से ये खबर सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस का कहना है कि रंजिशन ये हत्या की गई है। तो पुलिस का दावा है कि रंजिशन हत्या की गई। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं 2 दर्जन से अधिक खोखा और कारतूस भी यहाँ पर बरामद किए गए हैं। डॉक्टर की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या की गई। पुलिस का दावा है कि रंजिशन इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सादाब नाम के व्यक्ति जो झोला छाप डॉक्टर थे और चर्म रोग आज का इलाज करते थे। एक पुराना गांव थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ के रहने वाले थे। गुलावटी थाना क्षेत्र में कस्बे के बाहरी हिस्से में यहाँ पर इनकी दुकान थी। गांव से आते जाते थे। आज इनकी हत्या की गई है गोलीमार के दुकान के अंदर। जो अब तक की जानकारी है उसके अनुसार इनके गांव के एक व्यक्ति की हत्या, जिसका नाम इरफान था, हुई है और उस हत्या में इनका सगा भाई डॉक्टर सादाब का सगा भाई जेल में है। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है उसी हत्या की रंजिश में और इसी के ही पड़ोसी द्वारा किसी को भेज करके घटना कर। फिर भी सभी संभावित पहलुओं पे हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। अभी एक डॉक्टर को प्रैक्टिस करते थे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। उनका रहने वाले हाफिजपुर थाना क्षेत्र थाना गाँव के उनको गोली लगी है और उनका तो बुलाया गया है और बच्चे लगाया गया है। अभी उनके परिजनों ने कुछ नहीं कुछ नहीं बताया है। छानबीन की जा रही है। और अब बात करते हैं कि स्कूल में महापाप कहां है आरोपी। लखीमपुर खीरी जिले के फरधान थाना क्षेत्र में कक्षा 4 में पढ़ने वाली एक 8 वर्षीय बच्ची से गांव के ही 28 साल के युवक ने रेप किया। आरोपी उसे गुरुवार की रात घर से उठा ले गया और पास के सरकारी स्कूल कैंपस में बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया। शुक्रवार की दोपहर में परिजन जब थाने पहुंचे तो आरोपी भाग निकला और पुलिस दिन भर उसकी तलाश में कॉम्बिंग करती रही है और शाम को आरोपी पर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। उधर बच्ची को महिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फरधान थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 8 वर्षीय बच्ची गुरुवार की रात अपने घर में सो रही थी। गांव का ही सर्वेश उर्फ भूरे रात को मुंह दबाकर उसे उठा ले गया और बच्ची के परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवक बच्ची को पास के सरकारी स्कूल में ले गया और बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया है। आधी रात के बाद बच्ची किसी तरह से घर पहुंची और परिजनों को पूरी आपबीती बताई है। परिजन आरोपी के घर शिकायत करने गए लेकिन वो नहीं मिला। दोपहर में परिजनों ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी सर्वेश उर्फ भूरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और बच्ची को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। यहां बच्ची का मेडिकल हुआ है। महिला अस्पताल में बच्ची को भर्ती कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की लोकेशन के आधार पर उसे एक जंगल में घेरने की कोशिश हुई है। उसकी तलाश में छापेमारी भी की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी भूरे पर 20,000 का इनाम घोषित कर उसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं और घटना के 48 घंटे बीत चुके हैं लेकिन आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर है। और जिसके बाद सवाल है कि आखिर इतने बड़े मामले में आला अधिकारी खामोश क्यों हैं? पुलिस आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है? आखिर मासूम के साथ इंसाफ कब होगा? अपराधियों के आगे पुलिस बेबस क्यों नजर आ रही है? आज इन्हीं सब चीजों को लेकर हम विस्तार से बातचीत भी करने वाले हैं और अपराधियों में खाकी का खौफ नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपको रूबरू करवाते हैं। और आपको बता दें कि आज मदर्स डे भी है। महिलाओं के सम्मान का दिन है, माताओं के सम्मान का दिन है, लेकिन आज के ही दिन पर इस तरह की वारदात सामने आई है। 48 घंटे के बाद भी आरोपी फरार हैं और हमारे साथ में कई खास लोग भी आज के इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो हमारे साथ में हमारे संवाददाता आमिर रजा लखीमपुर खीरी से जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ में राजेश रॉय जी हैं, पूर्व IPS हैं। आपका बहुत स्वागत है राजेश जी। राजेश जी, मेरा सवाल यही है कि आज मातृ दिवस मनाया जा रहा है, माताओं का, बहनों के सम्मान का दिन है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं महिला सुरक्षा को लेकर, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर, लेकिन आपने सुना मेरी रिपोर्ट किस तरह से एक 8 साल की बच्ची के साथ में रेप की वारदात हुई है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? ऐसे मामलों में पुलिस
क्यों फटाफट एक्शन नहीं लेती? नहीं, जैसा कि मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने जंगलों में घेरा, जहां लोकेशन मिली वहां पर घेरा। माँ बाप जब उसके घर पर ले गए शिकायत करने के लिए, तो वहां पे नहीं था, वो गायब हो गया है। पुलिस की कई टीमें, 5 टीमें बना करके उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब वो ऐसा तो ऐसी कोई चीज अभी हम नहीं कह सकते कि नहीं वहां फला जगह अलमारी में रखी, जाके ढूंढ के पकड़ के लेके चले आए, वो कैसे आपने नहीं देखा, आपने वहां पे प्रयास कर रहे हैं पुलिस वाले, और निश्चित रूप से ही पकड़े जाएंगे। इतना जघन्य अपराध किया है, इसमें किसी तरह की माफी की गुंजाइश नहीं, ना किसी तरह की हमदर्दी की गुंजाइश है। इसमें कार्रवाई 100% होगी, मैं इस बारे में आश्वस्त। नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं, जैसा आपने कहा कि कार्रवाई होगी, ये बात अभी भी जो पुलिस अफसर इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं उनका कहना है। लेकिन राजेश जी, मेरा सवाल ये है कि ऐसे मामलों में परिवार पहले ही टूट चुका होता है, जिनके बच्चों के साथ में इस तरह की घटनाएं होती हैं, जघन्य वारदात होते हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है ना राजेश जी कि क्या ऐसे मामलों को, जिन मामलों में बच्चों के साथ इस तरह के कुकृत्य किए जाते हैं, क्या पुलिस को भी कुछ फास्ट ट्रैक जैसे कोर्ट्स होते हैं, जल्दी निर्णय लेते हैं, क्या ऐसे ही पुलिस को भी कुछ खास काम करने चाहिए? आपको नहीं लगता कि ऐसे में जल्दी अपराधों पर लगाम लगेगी? ये अपराध हो गया है, अब इस अपराध को पकड़ने से लगाम तो और चीजें हो गई। इस अपराध में बात यह है कि जघन्य अपराध हुआ है, और इसमें जो अपराधी है उसको जल्दी से जल्दी पकड़ करके न केवल उसको जेल भेजना चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ जितनी भी गंभीर धाराएं लगाई जा सकती हैं उन सभी धाराओं में, चाहे वो अगर एनएसए बनता है तो एनएसए, गैंगस्टर बनता है तो गैंगस्टर, और जो पॉक्सो एक्ट है और जो सारी चीजें हैं वो तो उसमें लगेगा ही लगेगा। तो इसमें किसी तरह की, जिसे कहते हैं ना, ढिलाई नहीं होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर किसी स्तर पर जिला पुलिस अगर ढिलाई कर रही है, अगर इसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, अगर जो वहाँ के जिले के एसपी हैं या वहाँ के जो लोग हैं उसमें इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है, अगर ऐसी कोई बात हो तो ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन जैसा आप बता रही हैं, मुझे लगता है कि ढूंढ रहे हैं सब लोग कोशिश कर रहे हैं, 4-5 टीमें बनी हुई हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का अभी भी हम देख रहे हैं पिछले दिनों में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, मैं समझता हूँ शायद 1-2 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए और बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये कार्रवाई तो मैं आपसे अगर कहूँ, तो अगर मैं पुलिस वाले से हट के बात कहूँ मैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि जो है वो उसको, जिसे कहते हैं ना, ऐसे आदमी को पकड़ करके गिरफ्तार करने के पहले, गिरफ्तार करने के बाद मानवाधिकार की बात को एक बार छोड़ दिए, उन्हें तो चौराहे पर, जिसे कहते हैं, लाठियों से पीटना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह के जघन्य अपराध किए जाते हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि इन लोगों पर तुरंत ही एक्शन लिया जाना चाहिए। और यही मेरा सवाल था राजेश जी, अभी आपने अगर व्यक्तिगत राय के तौर पर आपने कहा ना, तो यही मेरा सवाल था कि इन लोगों पर अलग तरह से इनका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए ताकि अपराध पर लगाम लगाई जा सके। आमिर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं लखीमपुर से। आमिर, फिलहाल क्या कुछ है पूरा मामला, अभी अपडेट क्या है इस पूरे मामले से जुड़ा? क्या अब तक पुलिस क्या कह रही है, कब तक गिरफ्तारी हो सकेगी इसकी? देखिए, 50 घंटे लगभग हो गए इस घटना को। घटना जब हुई थी तो बड़ी शर्मनाक घटना, इस पर कोई संदेह नहीं है। ऐसे अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी भी बता भी रहे थे। लेकिन हम आपको बता दें कि जितने भी इतना अहम, इतना जघन्य अपराध है, उसके बाद जिस तरीके से ये दावा किया गया था, पुलिस ने मौके पर जाकर पुलिस अधीक्षक ने कहा था कि इन अपराधी को, एक अपराधी को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई गई है, बाकायदा क्राइम ब्रांच की टीम लगाई गई है। उसके बाद कॉम्बिंग हो रही, जगह जगह छापेमारी हो रही है, लेकिन वो अभी कहीं ना कहीं वो अभी फरार है पुलिस की कस्टडी से। कल ये भी खबर आ रही थी कि जंगलों में उसको तलाश किया जा रहा है, पेड़ों के ऊपर तलाश किया जा रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई करती है उन मामलों में जो जिनमें संवेदनाएं होती हैं, उस मामले में उसमें कार्रवाई की अगर बात करें, अगर जिस तरीके से कार्रवाई होती है, 82-83 की कार्रवाई होती है, और भी कार्रवाई होती है, अगर परिवार के लोग हैं वो खुद कोशिश कि अपराधी को तलाश करके, अपराधी को पकड़ के तत्काल पुलिस के पास लाए, क्योंकि पुलिस हमेशा जो चाल चलती है, जो गिरफ्तारी की कार्रवाई करती है, उसमें तमाम तरीके के लोगों को लेकर चलती है। लेकिन इसमें भी कोशिश की जा रही है, लेकिन सार्थक नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन सवाल जब पुलिस लेट होगा तो सवाल तो पुलिस और प्रशासन पर ही लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि जल्द ही एक्शन होना चाहिए। राजेश जी, अभी आपने भी सुना यहाँ पर
पुलिस एक्शन ले रही है, हमारे संवाददाता भी यही कह रहे हैं कि पुलिस की ओर से जांच टीमें बनाई गई हैं, लेकिन हमने बहुत से मामलों में देखा है कि इस तरह के मामले सामने आते हैं, लोग पुलिस के दरवाजे खटखटाते रहते हैं, पुलिस से न्याय की गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन बहुत से मामलों में पुलिस का जो रवैया होता है वो भी ठीक नहीं होता। क्या आपको भी लगता है, एक आईपीएस होने के नाते आपने भी अहम जिम्मेदारी निभाई है, कि क्या पुलिस को ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए? क्योंकि हर रोज पुलिस के पास इस तरह के मामले आते हैं अपराध से जुड़े हुए। पुलिस के लिए ये सब बहुत आम हो जाता है, लेकिन उस परिवार के लिए आम बिल्कुल नहीं होता जिसके बच्चे के साथ में इस तरह की घटना हुई होती है। तो आपको भी लगता है कि क्या थोड़ी बहुत संवेदनशीलता जो है वो दिखानी चाहिए पुलिस के अधिकारियों को भी? बिल्कुल, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत अधिक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। ऐसे मामले में छोटी बच्ची 8 साल की, 4 क्लास में पढ़ने वाली, उसके साथ इस तरह की घटना हुई है, ये बिल्कुल शर्मनाक है। और इसमें तो जितना कठोर से कठोर दंड दिया जाए वो कम है। कठोर से कठोर दंड केवल जेल भेजना नहीं है मेरी नजर में तो, लेकिन अब वो तमाम चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से पुलिस कर नहीं सकती इस चीज को, लेकिन करना चाहिए। और जहां तक बात है, कम से कम इस प्रकरण में तो वैसे संवेदनशीलता कई बार ऐसा होता है कि पुलिस नहीं भी दिखाती है, FIR नहीं लॉन्च किया या उनको वापस लौटा दिया या उनके साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ है हटा दिया, व्यवहार अच्छा नहीं किया। लेकिन इस प्रकरण में तो जो आपकी रिपोर्ट में देख रहा हूँ उसके मुताबिक लोगों ने तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की, मुकदमा भी लिखा और इमीडिएटली जो है वो अभियुक्त का जो है पैम्फलेट वगैरह बना करके उसको चारों तरफ बंटवा दिया और उसके बाद लेकर के उसकी तलाशी के लिए भी ढूंढ रहे हैं, कॉम्बिंग भी कर रहे हैं, जंगलों में भी जा रहे हैं। 5 टीम बना रखी है, कप्तान साहब खुद मौके पर जाकर के विजिट करके चले आए। तो हम समझते हैं कि पुलिस ने इसको बड़ी संवेदनशीलता से, कम कम इस प्रकरण को, हम औरों की बात नहीं करेंगे इस समय, इस प्रकरण में तो कम से कम पुलिस ने बड़ी गंभीरता और संवेदनशीलता से कार्रवाई शुरू की है। मुझे उम्मीद है कि इसमें पकड़ जाना चाहिए जल्दी। बिल्कुल, हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपराधी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होने चाहिए, ताकि लोगों में डर कायम हो सके और इस तरह महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह के जघन्य अपराध आगे से ना हो सके। हमारे साथ में शालिनी पांडे जी भी अभी जुड़ी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लाडली फाउंडेशन की ओर से हैं। शालिनी जी, आपका भी हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आज मातृ दिवस है और आज के दिन पर माताओं बहनों के सम्मान का दिन है, लेकिन उसी जगह पर एक मां की छोटी सी 8 साल की मासूम बच्ची, जिसका कोई कसूर नहीं था, वो न्याय मांग रही है क्योंकि उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है। उसी के गांव के रहने वाले एक 28 साल के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। अभी तक गिरफ्त से बाहर है, पुलिस नहीं पकड़ पाई है। आपको क्या लगता है कि ऐसे अपराधों पर लगाम कब लगेगी? बहुत ही दुखद है, क्योंकि हम लोग आज मदर्स डे मना रहे हैं और उस बच्ची के साथ जो हुआ है, उस माँ के पे क्या बीत रही होगी, ये हम सब लोगों को सोचकर झकझोर देती है ये चीजें। आप सोचिए, वो 8 साल की बच्ची, उसे कुछ नहीं पता है कि उसके साथ क्या हुआ है, और जिस लड़के ने उसके साथ ये काम किया है वो 25 साल का है, जैसा कि मैंने पढ़ा है अभी न्यूज में कि वो 25 साल का वो लड़का है। हम रेप को रेयरेस्ट ऑफ रेयर में मानते ही नहीं है। सबसे बड़ी तो चीज ये है हमारे साथ, हम प्रिंट मीडिया में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं कि वो तीसरे पन्ने में कहीं छोटे से कॉलम में लिख कर आता है कि फलाना के साथ बलात्कार हुआ। हम इसको खुद ही बड़ा नहीं मानते। अगर आज जुडिशरी इस चीज को बड़ी चीज माने और ये माने कि किसी का बलात्कार रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही होता है, हम क्यों उसमें पैरामीटर्स बनाए कि नहीं, जब उसके साथ क्रूरता होगी तभी हम उसको पनिशमेंट देंगे। बलात्कार हुआ है तो उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर के केस में मिलती है, लेकिन हम उस चीज पे ध्यान ही नहीं देते। इसमें समाज की भी उतनी गलती है, उसमें जुडिशरी की भी उतनी गलती है और उसमें शासन और प्रशासन की भी उतनी गलती है। जब तक हम रेप को रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज नहीं मानेंगे, तब तक ये चीजें खत्म होने वाली नहीं है। आपने दामिनी के केस में इतने साल बाद फांसी की सजा उन 3 लोगों को दे दी, उसके बाद का क्या हुआ? कितनी महिलाओं के साथ, कितनी बच्चियों के साथ कंटिन्यू ये चीजें चलती चली आ रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम आंदोलन कर लेंगे, हम कैंडल लाइट कर लेंगे, किसी का केस हाईलाइट हो गया जो कि मीडिया ने कर दिया। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया इस चीज को हाईलाइट करती है, तब जाके उस परिवार को न्याय मिलता है। बलात्कार किसी महिला के साथ नहीं होता, उस पूरे परिवार के साथ होता है। बिल्कुल, जब तक ये संवेदना हमारे अंदर नहीं जागेगी, ये घटनाएं कभी रुकने वाली नहीं है। मेरी छोटी बहन है 8 साल की, उसकी तरफ मैं देख रही हूँ तो मुझे डर लग रहा है कि मतलब क्या मानसिकता है लोगों की। हम क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, समाज क्या एग्जाम्पल दे रहा है, शासन प्रशासन क्या एग्जाम्पल दे रहा है इस चीज का। आप जब तक रेप को रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं लाएंगे, तब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। बलात्कार का
मामला बलात्कार है। बलात्कार में कोई पैरामीटर्स नहीं होते कि उसके साथ कोई जघन अपराध हुआ है तो ही हम उसको फांसी की सजा देंगे या उम्र कैद देंगे। अगर बलात्कार हुआ है, साबित हुआ है, तो उसको पनिशमेंट वही मिलनी चाहिए जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मिलती है। ठीक है शालिनी जी, यानी आपको लगता है कि और ज़्यादा सख्ती के साथ में सज़ा दी जानी चाहिए ताकि ऐसे मामलों पर लगाम लगाई जा सके। आमिर के पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले पूर्व आईपीएस राजेश जी को जोड़ लेते हैं। राजेश जी, अभी आपने सुना, यहाँ पर शालिनी जी कह रही हैं कि सज़ा ये सोचकर निर्धारित न की जाए कि कितनी क्रूरता की गई है, रेप सिर्फ रेप होता है, ये सोचकर सज़ा दी जाए अपराधियों को। लेकिन राजेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे अपराधियों को देखा होगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि एक 8 साल की बच्ची के साथ में आखिर एक व्यक्ति की मानसिक जो स्थिति है वो इस हद तक कैसे गिर सकती है। आपने देखा होगा अपराधियों में बहुत अलग अलग श्रेणी के अपराधी होते हैं जो एक अलग, आप बेहतर समझते होंगे इस चीज़ को। तो ऐसे में मुझे आपको क्या लगता है कि किस तरह से चीज़ें सही की जानी चाहिए ताकि लोग इस हद तक नीचे ना गिरें, लोगों के मन में इस तरह की चीज़ें ना आए? नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो माहौल है, ये माहौल मतलब अगर इसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें हो गई हैं जिसकी वजह से लोगों में इस तरह की प्रवृत्ति भी पनपती है और उसके बाद इस तरह की जो प्रवृत्ति है वो इस तरह के जो जघन्य अपराध है उसमें भी परिणति होती है। क्योंकि जो माहौल जो जिस तरह का है, आप एक चीज देखें, मतलब एक तरफ बहुत बड़े एडवांटेज की बात है कि आज हमारे घर घर में, गांव गांव में हर जगह पे जियो है, फाइबर उसकी बैठाए जाने की बात हो रही है। लोगों के हाथ में मीडिया है, मीडिया में सस्ता जियो का चार्ज है, या आप तो हर एक का चार्ज जियो सस्ता हो गया है जी। हर एक के पास कम से कम 2 GB नेटवर्क है, आराम से जो है 2 GB 200 रुपए 250 रुपए में लोगों के पास 2 GB नेटवर्क है। और जब वो 2 GB नेटवर्क है तो वो उसमें मतलब असीम संभावनाएं हैं, उसमें अच्छी सूचना की भी संभावना है, उसमें रामायण गीता कुरान की भी संभावनाएं, हर चीज मिलने की संभावना है। तो वहीं पे जो गंदगी है उस गंदगी की भी अपार संभावनाएं हैं। ठीक है। और जब लोग इस तरह की जो है वो चीजें वहां पर जब उनको उपलब्ध होती है, उनके हाथ पे मौजूद है उनके, और वो कहीं भी बैठ करके देख सकते हैं, किसी एकांत जगह पर बैठ के देख सकते हैं, खुली जगह बैठ के देख सकते हैं, तो ये सब चीजें लोगों की जो प्रवृत्ति है उसको दूषित करती हैं। बिल्कुल राजेश जी, मैं समझ गई आप जो कहना चाहते हैं, लेकिन राजेश जी एक सवाल ये भी है ना, अभी आपने कहा कि लोगों के हाथ में सब कुछ है, टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल भी है और बुरा इस्तेमाल भी है। आप अगर पॉर्न फिल्मों की बात कर रहे हैं तो इंडिया में पहले ही उन पर रोक लग चुकी है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति बड़ी आसानी से पॉर्न साइट्स पर जाकर अभी भी इंडिया में पॉर्न देख सकता है। अगर ये भी वजह है जो इंसान के मेंटल स्टेटस को चेंज करता है, तो नहीं लगता कि सरकार को इन चीज़ों पर और सख्ती से रोक लगानी चाहिए, या फिर सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर यह कह दिया गया कि इंडिया में पॉर्न पर रोक लगा दी गई है? आप तो पूर्व आईपीएस हैं, आप बेहतर समझेंगे कि आखिर इस पर सख्ती क्यों नहीं है और सख्ती से क्यों इन पर रोक नहीं है। मैं समझता हूँ जो आपने भी बात कही, शासन ने ढूंढ करके खोज करके तमाम तरीके से हर जगह से जो पोर्न साइट्स है उन पे बहुत मैं समझता हूँ शायद बहुत कमी आई होगी, 90% कमी आई होगी, 95% कमी आई होगी। जिस तरह से पहले बिल्कुल बाजार में एकदम से बिखरे पड़े थे उसमें कमी आई होगी, लेकिन फिर भी ये चीजें ऐसी है जिसको कि आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब जिससे कहते हैं ना कि जो एक तरीके से आप चाहे फिल्में देखिए, चाहे आप टिकटॉक देखिए, चाहे आप जो दुनिया भर की नई नई चीजें आ रही हैं जो है वो लोगों को उसमें लुभाने की और बातें करने की, उसको अगर आप कहीं भी किसी तरह देखिए तो लोगों के पास, चाहे आप द्विअर्थी संवादों की बात करिए, चाहे जिस तरह का माहौल बन रहा है, फिल्मों को देखिए, हर जगह देखिए, जिस तरह का OTT कंटेंट आ रहा है, बिल्कुल, तो चीजें उसमें ऐसी हैं कि लोगों की जो प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति है, उसको उस तरफ प्रेरित करने के लिए ज्यादा सामग्री है। और उनके घर में, परिवार में जो एक सामाजिक उनके ऊपर बंधन होना चाहिए, जो इवन धार्मिक बंधन होना चाहिए। जो आदमी एक बार होता था कि पहले क्राइम्स नहीं, लेकिन माँ बाप डराते थे कि पाप करोगे तो पाप का फल बुरा मिलेगा। मतलब ये जो चीजें थी, जो संस्कार हुआ करते थे, वो संस्कारों की विहीनता हो रही परिवार में, समाज में।
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात को कहा राजेश जी, कि एक तरफ इतना सब कुछ है जो लोगों को कहीं ना कहीं गलत दिशा में लेकर जा रहा है, तो वहीं जो चीजें सही दिशा में लेकर जानी चाहिए उनमें जो कमी आ रही है, इसी के चलते ये रेशियो सही नहीं हो पाता और इस तरह से अपराध जो है वो बढ़ते हैं। इस पर हम सामाजिक कार्यकर्ता शालिनी जी की भी राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कि स्कूल में महापाप हुआ है, आरोपी कहां है। इसको लेकर लगातार विस्तार से बातचीत करें। हमारे साथ में हमारे संवाददाता आमिर रजा लखीमपुर से मौजूद हैं, शालिनी जी हमारे साथ में हैं और साथ ही राजेश रॉय जी हैं, पूर्व IPS हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आमिर के पास चलते हैं। आमिर, स्कूल जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वहीं पर एक 8 साल की मासूम के साथ में जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। आपने कहा कि जांच हो रही है, परिवार का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी हमको बताइए। आमिर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 आमिर, इस पूरे मामले में जी जिस बोलिए। तरीके से घटना पर चर्चा शुरू हुई थी और जिस तरीके से एक बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई, उसके बाद जिस तरीके से दिशा ये हमारे आज की डिबेट की, आज की बातचीत की बदल रही है, घूम रही है, तो कहीं ना कहीं बुनियाद पे जा रही है। क्योंकि समाज में जिस तरीके से बदलाव है, समाज में गंदगी है। अभी बात हो रही थी रिटायर्ड IPS जिस तरीके से बात कर रहे थे कि पोर्न मूवी पे पोर्न साइड है, लेकिन सरकार जब चाहती है तो अंकुश लगा देती है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जो इस आधुनिकता की बयार में बह रही है, उस पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने की जरूरत है। और जरूरत इस बात की भी है कि जिस तरीके से योगी सरकार में शुरू हुआ था कि बालिकाओं के स्कूलों में जाकर उनको इन सब मुद्दों पर उनको जागरूक करने की, और खास करके लखीमपुर की अगर बात करें तो लखीमपुर में हम कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी अदा करने की जो कोशिश की जा रही है उसका ही परिणाम है। क्योंकि स्कूल के अंदर जिस तरीके से बच्ची को ले जाके बच्चे के साथ गलत काम हुआ है, क्योंकि योगी सरकार में लगातार फेज 2 में जिस तरीके से दोबारा सरकार बनी है, लगातार बुलडोजर की चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस बुलडोजर की जरूरत ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने की है, ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करने की, क्योंकि ये मौका है हमको मैसेज देने का, समाज के अंदर मैसेज देने का। ऐसे लोगों के अंदर जो मानसिकता इस तरीके की पनपती है, उन पर कार्रवाई करके ये मैसेज देने की क्या जरूरत है कि अगर इस तरीके के अपराध करने की उनके मन में विचार भी आएगा तो इतना बुरा अंजाम होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी स्टैंड लेना चाहिए, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को भी स्टैंड लेना चाहिए, तो ताकि ये मैसेज चला जाए कि इस तरीके के अपराधों पर अंकुश लग सके। आमिर, एक सवाल मेरा आपसे और है, उसके बाद शालिनी जी के मैं पास जाऊंगी। आमिर, क्योंकि इस पूरे मामले में बच्ची को स्कूल परिसर में ले जाकर उसके साथ में ये वारदात हुई है, तो क्या स्कूल परिसर में कोई ताला नहीं लगा हुआ था? क्योंकि अगर ये रात की घटना है तो स्कूल परिसर भी बंद होता है, क्या यहाँ पर स्कूल परिसर क्यों खुला था? हम आपको बता दें कि अगर इस टॉपिक पर बात करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ झांकना पड़ेगा। अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो 90% स्कूल है वो बाउंड्री वाल से वंचित है। ग्रामीण क्षेत्रों में
खुलेआम जो स्कूल है जिनमें जहां पर शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां रात में क्राइम होता है। स्कूल बंद होने के बाद वहां चाहे बच्चे ताश खेलते हो या फिर तमाम तरीके के अपराध उसी कैंपस में किया जाता है। वजह यह है कि सरकार कोशिश तो करती है, दावे तो करती है इस बात के कि जितने भी स्कूल है बाउंड्री वॉल होगा, उनको आधुनिक करेंगे, जो प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर उनको काम करेंगे। लेकिन सरकारी कागज पर जो दावे किए जाते हैं वो जमीनी हकीकत से कोसों दूर होते हैं। यही वजह है कि प्राथमिक विद्यालय हो या जूनियर हाई स्कूल हो, जहां पर आप देख सकते हैं कि शाम को वहां मैखाना कहीं बना होता है तो कहीं ताश की गड्डियां खेली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग की कमी होगी। लेकिन जिस तरीके से जरूरत है। ठीक है आमिर, हमारे साथ में एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, शिवशंकर जी हैं शिकोहाबाद से। शिवशंकर जी, आपका स्वागत है। क्या राय है आपकी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हमारे राय जो है, ऐसे लोगों के बुलडोजर चलना चाहिए ऐसे लोगों पर, बिल्कुल, और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए इनके खिलाफ, चौराहे पे खड़ा होकर जागता कि दूसरा भी इससे होशियार हो। बिल्कुल बिल्कुल शिवशंकर जी, ऐसा ही होना चाहिए ताकि इन अपराधों पर जो है वो लगाम लगाई जा सके। शालिनी जी के पास अब हम चलते हैं। शालिनी जी, आप बताइए, अभी राजेश जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि एक तरफ OTT कंटेंट है जो ओवर द टॉप है, पहले ही ओवर द टॉप उसे बोला गया है, लेकिन सबसे अहम यहाँ पर ये हो जाता है कि चाहे OTT के प्रोग्राम्स हो या फिर आम फिल्में ही क्यों ना हो या कोई भी कंटेंट हो, जब भी वो प्रसारित किया जाता है तो उसमें दिखाते हैं कि 18 साल से ऊपर के बच्चों का है, ऊपर के लोगों का है या फिर 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए है। तो ऐसे में मुझे लगता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स आजकल हर छोटे बड़े के हाथ में है, घर में बच्चे भी बड़ी आसानी से मोबाइल फ़ोन्स चलाते हैं, ऐसे में आपको लगता है कि क्या माता पिता को भी एक जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रोक लगाई जा सकती है? क्या बच्चों को मोबाइल देने की जो वक्त है उसे कम करना होगा? क्या ये देखना होगा कि आपके बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं ताकि उनकी जो मानसिक प्रवृत्ति है वो ना बिगड़ने पाए? इसमें बड़ी भूमिका मुझे लगता है माता पिता की भी होनी चाहिए। देखिए, माता पिता की तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बच्चे का जो प्राइमरी स्कूल होता है वो घर से ही होता है, माता पिता से ही होता है। हाँ। और जैसा कि आपने बताया, OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट दिखाए जाते हैं जो कि अनैतिक हैं, जो आजकल के बच्चों को नहीं देखना चाहिए, इनफैक्ट बड़े लोगों को भी नहीं देखना चाहिए। उसके लिए भी हमारा एक बोर्ड निर्धारित है जो बहुत सारे पैरामीटर्स के बाद उन फिल्मों को लॉन्च करता है। फिर भी बहुत सारे ऐसे अनएथिकल कंटेंट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। हम लोग के फैमिली में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब लॉगिन करने का उसमें आता है तो उसमें एज और ये सारी डिटेल्स मांगते हैं। तो आपको डेट ऑफ बर्थ, बच्चे इतने फास्ट फॉरवर्ड हैं आजकल के कि वो किसी की भी डेट ऑफ बर्थ उठा के डाल दिया या मम्मी पापा की ही डाल दी, लॉगिन करके आराम से वो देख रहे हैं। माता पिता अगर ये देखेंगे ही नहीं कि बच्चा मोबाइल में देख क्या रहा है जी, तो फिर ये सारी चीजें तो स्वाभाविक है कि उनके दिमाग में, क्योंकि वो अबोध है, उनको नहीं मालूम है, वो वही चीजें देख सुन रहे हैं जो हम उनको दिखाना चाह रहे हैं। अगर माँ बाप चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से रेस्ट्रिक्शंस में उनको रख सकते हैं और उनको वो एजुकेशन दे सकते हैं जो हम लोगों के माता पिता ने दी। आज भी हम लोगों को याद है, हम लोग उसी रूटीन शेड्यूल में है कि आज भी इतने बड़े होने के बाद भी, शादी होने के बाद भी माता पिता पूछते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो, कब लौट रहे हो, क्या है, किसके साथ उठ रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, एक प्रॉपर डिस्कशन होता है उससे रिलेटेड। लेकिन आज के कल्चर में वो चीजें नहीं। बिल्कुल, यानी इन चीजों को वापस लाना होगा, अपने बेटियों के साथ साथ बेटों को भी समझाना होगा। शालिनी जी, एक दर्शक भी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, उनको जोड़ लेते हैं। जी, आपका स्वागत है, क्या राय है आपकी? हाँ जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि स्कूल में जैसे बच्चा जाता है, हम जिम्मेदारी पे भेजते हैं कि स्कूल पढ़ने जा रहा है, तो स्कूल वालों की भी उतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए जितनी हम घर वालों की होनी चाहिए। तो इसके लिए जिम्मेदार स्कूल के प्रिंसिपल भी है और टीचरें भी है उतनी, कि उनको ध्यान रखना चाहिए स्कूल का बच्चा कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। ये उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। जब स्कूल बच्चा जा रहा है तो माँ बाप पूरा विश्वास करके स्कूल बच्चे को भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ के ही वापस घर आएगा, ना कि ये सब काम बच्चे के साथ होने चाहिए और कैमरे लगे होने चाहिए अब हर स्कूलों में। बिल्कुल दिया जी, दिया जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि स्कूल परिसर की भी कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह की घटनाएं बच्चों के साथ ना होने पाएं और साथ ही साथ नज़र जो है वो रखनी चाहिए। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। शालिनी जी, अभी आपने कहा कि माता पिता को भी ध्यान देना होगा, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर माता पिता ध्यान नहीं देंगे तो फिर ऐसे मामलों में रोक नहीं लग पाएगी। राजेश जी, आप बताइए, अभी शालिनी जी को आपने सुना, उनका कहना है कि आप घर सबसे पहला स्कूल होता है बच्चों का, लेकिन पहले के वक्त में या फिर रूरल एरियाज़ की हम बात
करें तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बेटियों को सिखाई जाती हैं, लड़कियों को सिखाई जाती हैं कि आपको बाहर नहीं जाना है, आपको बात नहीं करनी है, आपको ये नहीं करना है। क्या माता पिता को अपने बेटों को भी इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए कि आपको महिलाओं का किस तरह से सम्मान करना है, हर एक को अच्छी नज़र से देखना है? क्या ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है अगर माता पिता अपने बेटों को और बेहतर सिखाएंगे, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो इंसान का मेंटल स्टेटस सेट करती हैं। राजेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गरिमा जी। आप ये देखिए जो माहौल है ना, माहौल ही तो अब देखिए ना, अजीब सा माहौल है ना। घर में लोग एक बच्चे के लिए 4-4 बेटियां करते हैं, तो बेटियां इसलिए नहीं आ रही कि उनको लोग वेलकम कर रहे हैं। वो 4 बेटियां 5 बेटियों के बाद एक बेटा आ रहा है और एक और हो गया, 6 हो गए, 7 हो गए, 2 बेटे 3 हो गए। तो जो बेटे की लालसा है वो इसलिए है कि बेटियां तो बेचारी वो मतलब बस आ गई किसी तरीके से, लेकिन जब वो बेटा 4 बेटियों के बाद बेटा आया तो वो तो राजा बेटा है, लाट साहब है वो सारी बेटियां, सारी बड़ी बहनें जो है वो उस लड़के से, जो उसका जो चौथा या 5वां भाई हुआ है, उससे सब नीचे परिवार में उनको देखा जाता है। वो कुछ भी करे, उनको ना तो सबसे अच्छा खाना मिलेगा, ना उनको सबसे अच्छा जो है कपड़ा पहनने को मिलेगा। वो हर चीज जो प्रायोरिटी में है वो उस बच्चे को मिलेगी। वो लड़का जो है वो बड़ा होने के बाद, जो छोटा भाई है वो जब बड़ा हो जाएगा, वो जो चाहे करने के लिए उसे कोई नहीं मना बिल्कुल करेगा। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें ही राजेश जी हैं, मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं रोकती है आपको सुनेंगे, पूरा आपकी बात सुनेंगे। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ में, उनको जोड़ लेते हैं। हमारे साथ में आशीष अवस्थी जी जुड़ चुके हैं लखीमपुर से। जी आशीष जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? लखीमपुर खीरी का ये मामला है, 8 साल की मासूम आज इंसाफ मांग रही है। आशीष जी से हमारा संपर्क हमें लगता है टूट गया है। राजेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक अलग तरह की छूट, बच्चों के मन में, खासतौर पर लड़कों के मन में दे देते हैं। क्योंकि माँ बाप अगर बेटों को बेटियों से अलग तरह का ट्रीटमेंट देंगे तो उनके अंदर भी सुपीरियरिटी की जो भावना है वो आ जाती है, जिसके चलते वो रौब दिखाने लगते हैं। और यही वजह है कि वो घर में अगर अपनी बहनों का, अपनी माओं का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर बाहर जाकर बेटियों का सम्मान भला वो कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मैं कहता हूं कि जितना रिस्ट्रिक्शन आज के, चाहे कितना भी परिवर्तन हो गया हो हिंदुस्तान में, कितनी भी सोसाइटी डेवलप कर गई हो, लेकिन अपने घरों में आसपास में आप देखिए तो जितना रिस्ट्रिक्शन आज की तारीख में अभी भी माँ बाप लड़कियों के ऊपर लगाते हैं, तो उसका 1% लड़कों के ऊपर नहीं लगाते हैं। लड़का रात को 11 बजे अगर मान लीजिए 18 साल का, 17 साल का, 19 साल का, 22 साल का लड़का पढ़ने में कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी ना कर रहा हो, लेकिन घर को रात को 1 बजे अगर मोटरसाइकिल धड़धड़ता हुआ घुसेगा तो माँ की हिम्मत नहीं है कि पूछेगी बेटा तू कहाँ गया था। तो अगर वो पूछ भी ले उससे कि तू 1 बजे कहाँ से आ रहा है, तो एक बार उसको जोर से देखेगा। खाने को नहीं पूछ रही है, ये पूछ रही कहाँ से आया, हाँ चल बेटा चल खाना खा। और बेटी अगर जो है वो उसको, अगर ये कहीं गया हुआ, कहीं गई हो अपने फ्रेंड के साथ में, किसी जगह पे कहीं हो, और उसको जरा सी देर हो जाए तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो बात यह है कि जब हम अपने बच्चों को जो उसमें भी अगर हम जेंडर बायस करेंगे, अगर हम लड़कों को इस बात के लिए बढ़ावा देंगे कि वो जो चाहे मनमानी करे और उनको, उनकी मनमानी हमको स्वीकार है, तो वो तो जब मनमानी करेंगे तो उस मनमानी में जो उनका मन करेगा वो करेंगे। और वो अगर उनकी सीमाओं को बाधा नहीं गया, उनको रोका नहीं गया, उनको समझाया नहीं गया, कोई तो बैठ के उनको समझाया ना घर पे, माँ बाप, परिवार, दोस्त, मित्र, कोई तो बैठ के समझाए कि बेटा देखो ये है, ये तुम्हें ये होना चाहिए। जितनी भी लड़कियां हैं उनको बहन की तरह से देखो, उनको अच्छी नजर से देखो, मत मानो बहन तुम, लेकिन कम से कम तुम उनको सम्मान की दृष्टि से तो देखो ना। ये बात जब तक उनको लेकिन अब ये चीजें हो नहीं है। लोग जो है, और जो लोगों के दिमाग खराब हो रहे हैं और इस तरह की चीजें होती है, तो आप देखिए ना पूरा समाज उबल पड़ता है। अब ये बात अगर किसी एक बच्चे के साथ हुई है, लखीमपुर खीरी में हुई है, लेकिन जो इस बात को सुन रहा है उसके सबके हृदय में, जो भी समझदार आदमी, जो भी समाज का आदमी, उसके अंदर एक उबाल आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। अभी एक दर्शक कह रहे थे आपसे कि उसको पकड़ के चौराहे मारना चाहिए। वो बात जो उन्होंने कही वो मैं कह रहा हूँ एज पुलिस ऑफिसर। जब हम लोगों के पास इस बात की संभावना थी, जब इतने कैमरे नहीं थे, जब इतना क्या कहते हैं ये, अब तो ये है ना कि अगर मान लीजिए उसी आदमी को पकड़ करके चौराहे पर अगर पुलिस वाले 4 डंडा मारे हैं, तो मैं समझता हूँ 2-4 चैनल में फिर ये देखिए पुलिस का क्रूर चेहरा भी आएगा जी। तो अब वो संभव नहीं है, अब वो संभव नहीं, लेकिन होना चाहिए, लेकिन ये होना चाहिए। हम तो मतलब बिल्कुल इसके पक्षधर रहे हैं और हम लोगों ने किया भी है। जब
बिल्कुल राजेश जी, आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है। मैं इस पर आपसे एक और सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले आमिर को एक बार जोड़ लेते हैं। आमिर, आज हम देख रहे हैं कि जो बच्ची के परिवार वाले हैं वो लगातार न्याय का, इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब उन्हें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है कि पुलिस की टीमें भले बन गई हो लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। क्या इस पूरे मामले पर जो आरोपी है उसके परिवार वालों की भी कोई बात सुनी गई है? क्या उनके परिवार वालों का उसके क्या कुछ कहना है? जो आरोपी है उसके परिवार वाले भी पुलिस के साथ हैं, समाज के साथ में बाकायदा उसको धरपकड़ के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की टीम के साथ में वो जा रहे हैं, जहां जहां पुलिस की टीम को संभावना है वो लोग मदद कर रहे हैं। बात ये है कि पुलिस कितनी सख्ती से काम कर रही है। लेकिन वो जो एक इतने बड़े अपराधी के लिए जो एक पैमाना होना चाहिए, जो एक खौफ इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में बुलडोजर का है, वो दिखाई नहीं दे रहा। मुझको लगता है कि वो अगर यहाँ पर दिखाई दे मौका है तो शायद इस केस के बाद आने वाले कल को इस तरीके के अपराध करते टाइम उनको सोच जरूर होगी कि बीजेपी की सरकार में या योगी जी की सरकार में अगर इस तरीके की घटना को अंजाम देंगे तो शायद उनका अंजाम बुरा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि फिलहाल की ही अगर हम बात कर लें तो योगी सरकार के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर जो है वो अपराधियों के लिए है। ऐसे अपराधियों पर अगर बुलडोजर चलेगा तो मुझे लगता है नज़ीर जो है वो और बेहतर पेश हो सकेगी। असल में बुलडोजर यहाँ पर चलना चाहिए। शालिनी जी, आप इसका जवाब दीजिए। आपको भी लगता है कि क्या इस तरह की सख्त कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए? क्योंकि हम पहले ही देख रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा, और अगर इस बार की हम आम चुनावों की बात कर लें तो महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा था। महिलाओं ने अगर वोट दिया बीजेपी को तो ये सोच कर दिया कि महिला सुरक्षा उन्हें बेहतर मिल सकेगी। लेकिन अगर इस तरह से महिलाओं बच्चों के साथ में घटनाएं हो रही हैं तो और सख्ती से क्यों नहीं एक्शन लेना चाहिए? क्यों नहीं बुलडोजर ऐसे लोगों पर चलता है? देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जब तक हम एक एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे हीनियस क्राइम का, आप रेप को हीनियस मानिए, आप उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानिए, आप उसका ऐसा एग्जाम्पल दीजिए ताकि कोई भी अपराधी या जिसके मन में ये विचार आ रहा हो किसी तरीके का किसी के साथ ये कुकर्म करने का, तो उसके मन में इस चीज का भय होना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद उसके साथ क्या हो सकता है। जैसे आज एग्जाम्पल बाबा जी ने, महाराज जी ने बहुत सेट किए हैं, सारे गैंगस्टर्स जितने भी अपराधी हैं वो सरेंडर कर रहे हैं इस डर से कि भैया हमारे घर पे भी बुलडोजर चल सकता है या कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। इसी तरीके से इन लोगों के साथ भी होना चाहिए। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप नारा लगा रहे हो, यहाँ बेटी को बचाने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि आप इस तरीके का एग्जाम्पल सेट करिए कि अगर किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ, किसी बूढ़ी औरत के साथ अगर इस तरीके का कुकर्म होता है तो उस सब की सजा मात्र एक है, या तो उम्र कैद या तो फांसी। ठीक है, जब तक आप इस चीज को नहीं लागू करेंगे, ठीक है, यानी सख्त कानून आपको लगता है कि इनसे जो है वो लगाम लगेगी। इस पर हम राजेश जी से भी जानेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को राजेश जी ने सजा दिलवाई होगी। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ में है, राधेलाल यादव जी लखनऊ से। राधेलाल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहते हैं आप? ये लखीमपुर खीरी का है कांड। जी 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 राधेलाल जी। हाँ, तो हम भी समाज सेवक हैं, नवयुवक सेवा समिति के हम महामंत्री भी रहे हैं, इस समय संरक्षक हैं। हमारे यहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट भी चल रहा है, मिलाद भी है, लामठिया कॉलेज से हम बोल रहे हैं जी। हाँ, ऐसे बच्चों के साथ जो जिसमें ये घटना घटी है इसको तत्काल पकड़ के स्टेडियम में जजों के सामने फैसला हो, 1 हफ्ते में तुरंत फांसी होनी चाहिए, उम्र कैद नहीं। ठीक है, जितने भी लोग हों, नसीहत मिले कि आइंदा इस भविष्य में जो अभी आपने हमें जो मार्गदर्शन दिया है हम उसके साथ में हैं। ठीक है, ठीक है, यानी आप भी चाहते हैं कि खड़े होके फांसी दे देना चाहिए। जी, सख्त सजा जो है वो मिलनी चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विनीत शर्मा हमारे साथ में है कानपुर से। विनीत, आपका भी स्वागत है। विनीत, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, शर्मा बोल रहा हूँ कानपुर से। जी जी विनीत जी, ये जो अपराध होते हैं, अगर हम ये कहेंगे संस्कार नहीं मिलते, वो नहीं मिलते, तो बड़े बड़े बाबा जेल में है, इसका कोई असर नहीं है। क्या ये जो सामाजिक एक व्यवस्था है, आप छोटी छोटी बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में जाके जब तक चेतना न पैदा की जाएगी तब तक मैं समझता हूँ ये अपराध रुकने कम नहीं हो पाएंगे।
बिल्कुल, सबसे पहले बात सामाजिक चेतना होनी चाहिए और तत्काल निर्णय होना चाहिए। 1 महीने के अंदर कानून उसको सजा दे तो लोगों में भय प्राप्त होगा। अब केस कब भी 20-20 साल चलते हैं तो उसको न्याय नहीं कर सकते हैं। बस यही मुझे कहना। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनीत जी। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है कि सामाजिक चेतना भी बहुत ज़रूरी है। राजेश जी से मेरा सवाल है। राजेश जी, अभी आपने कहा कि पुलिस वाले भी कभी कभी जब ऐसा मौका आता है, इस तरह के अपराधी सामने आते हैं तो 4 डंडे लगा दिए जाते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि हर एक चीज़ का दंड ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन राजेश जी, आपने अपने कार्यकाल के दौरान में बहुत सारे अपराधियों को सज़ा दिलवाई होगी, न्यायालय तक पहुँचाया है। सवाल यह है कि हमने देखा है एक बहुत बड़ा मामला निर्भया का हम सबके सामने है, जहाँ पर फांसी की सज़ा तक हुई है। उस बच्ची की मां ने पूरी लड़ाई लड़ी और फांसी के फंदे तक उन आरोपियों को पहुंचाया। लेकिन सबसे अहम यहां पर यह हो जाता है कि फांसी के फंदे पर लोग पहुंचे हैं इस जघन्य अपराध के लिए, बावजूद इसके इन घटनाओं में कोई खास कमी नहीं आई है। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ सजा, फांसी और उम्र कैद, क्या इससे ही रोक लगने वाली है? तो फिर तो ऐसे तो हर दूसरे रेप के आरोपी को हम ये दे देते हैं, लेकिन क्या वाकई में इससे रोक लगेगी? मैं इस पर आपकी राय जानना चाहती हूँ। नहीं, मैं समझता हूं कि अगर केवल सजा के आधार पर अगर चीजों पे, क्राइम पे कंट्रोल हो जाता तो मैं समझता हूं कि हत्याएं तो नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल। यहाँ तो तमाम हत्याओं में तमाम सजा होती है। हत्या में सबसे बड़ी जो सजा है वो फांसी की सजा उसमें है। तो जब लोगों को, जब जिस समय लोग अगर किसी आवेश में आकर के, किसी क्रोध में आकर के, किसी ऐसी परिस्थिति में आकर के अगर कोई व्यक्ति या साजिश करके किसी भी तरीके से अगर हत्या कर रहा है तो उसको तो परिणाम मालूम है कि हम पकड़े जाएंगे तो सजा होगी और सजा फांसी तक की हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद वो करने को तैयार है। और ऐसा नहीं है कि फांसी की सजा होने के नाते जो हत्या है उसके अपराधों में कमी आ गई हो जी। तो जो ये अपराध हैं, इन अपराधों के पीछे जो कारण है वो तो कारण जो मानसिक है, सामाजिक है, जो आदमी का जो उसका क्रोध है, जो उसके जिन चीजों के ऊपर लोगों ने कहा है कि हमेशा अपने ऊपर आदमी नियंत्रण रखे, क्रोध पे नियंत्रण रखे, गुस्से पे नियंत्रण रखे, जो अपनी काम वासनाएं हैं उन पे नियंत्रण रखे, जब वो बिल्कुल इस तरीके से अनियंत्रित स्थिति में। और मैं तो ये बिल्कुल मानता हूं कि जब तक जो है वो सख्ती परिवार और हर जगह से नहीं होगी, और शासन और प्रशासन की भी और गांव के बड़े लोगों की भी, मैं इस चीज को देखता था कि पुलिस भी इस तरह की कार्रवाई करती थी और गांव के बड़े लोग भी, गांव में भी होता था। अगर मालूम पड़े कि गांव में जो है किसी 2-1 लड़के ऐसे मालूम पड़े जिनकी बार बार शिकायत आ रही है कि वो जाके किसी बहन बेटी को, किसी लड़की को, किसी को छेड़ देते हैं या गलत नजर रखते हैं, तो गांव के लोग मिल करके आपस में उसके घर के लोग घर के यहाँ जाते थे, उनको बैठ करके उनकी पिटाई हुई या उनका वो हुआ, पुलिस वालों को खबर कर दी कि ये इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए अब जैसे इसी लड़के ने ये घटना की है तो ये मुलजिम है जो इसने घटना की होगी, मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ। इसके बारे में मेरा ख्याल आमिर जी ज्यादा उसके बारे में जानकारी करके पता कर सकते हैं। ये इसका पहला अपराध नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो वहां पर निकल करके घूमते हुए लोगों को देख करके, बच्चियों को देख करके उसने उनके ऊपर गलत नजर डाली होगी, गलत नजर से टच किया होगा, गलत तरीके से टच किया होगा उनके, और लोगों ने इसको इग्नोर किया होगा। परिवार वालों ने जो है वो सामाजिक दृष्टिकोण से इग्नोर किया होगा उसको, लोगों ने इग्नोर किया होगा, जिसकी वजह से उसका ये मन बढ़ गया कि वो इस नौबत तक चला आया कि बच्ची को रात को उठा करके जाके 12 बजे उसे घर में से लेके चला आ रहा है। उसका हौसला बढ़ा हुआ है ना, दिमाग खराब है ना। बिल्कुल, यानी पहले से छोटे से छोटे अपराध पर लगाम लगानी चाहिए और बच्चों पर देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि आगे चलकर आपके बच्चे गलत दिशा में जाकर इस तरह के जघन्य अपराध ना कर सके। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ में रखने के लिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसा आपने कहा है कि जल्द से जल्द इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनके साथ में हम चर्चा कर रहे हैं। शालिनी जी, अभी आपने सुना राजेश जी बड़ी अहम बातें बताकर गए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे अपराधियों को उन्होंने पहुंचाया है, सजा दिलाई है जेल तक। उनका भी यही मानना है कि सिर्फ सजा से अपराध पर लगाम नहीं लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि ये सोचना चाहिए कि आखिर इस तरह के अपराध लोग करने के लिए क्यों इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं, क्यों आखिर इस तरह के अपराधों को अंजाम दिया जाता है। मुझे लगता है कि बीमार से ज़्यादा बीमारी से लड़ना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको भी यही लगता है कि सबसे अहम रोल जो है वो किसका होने वाला है, कहां से शुरुआत की जाए, क्योंकि अभी तक अपराधों की संख्या में कोई कमी कहीं पर नजर नहीं आती है। मैं एग्री कर रही हूँ राजेश जी ने जो भी चीजें कही हैं, लेकिन आप इस चीज को भी मानिए कि जब तक भय नहीं होगा किसी चीज का वो रुक नहीं सकती है चीजें। आप मुझे बताइए, ऐसे तो कानून बहुत सारी चीजों के लिए बने हुए हैं, लेकिन हर चीज का तोड़ है नहीं कानून में, हर चीज का तोड़ है।
तो हम कैसे इस चीज को मान लें कि अगर आप बैक टू बैक अगर केसेस, जितने पेंडिंग केसेस हैं सारे जुडिशियरी में, अगर उन पे रेगुलरली चेकअप नहीं होगा, उन पे सारी चीजें जो भी उन पे वर्डिक्ट है वो जल्द से जल्द नहीं दी जाएगी, तो ये सारी चीजें तो रेगुलर होती रहेंगी। अभी एक केस रिसेंटली मेरी नॉलेज में आया था जिसमें एक लड़के ने, वो नाबालिग लड़का था और उसको जो है चाइल्ड होम में रखा गया था, उसने यही क्राइम किया था और क्योंकि वो अडल्ट नहीं था इस वजह से उसको वहां रखा गया था। वो छूट के वापस गया, जब वो अडल्ट हुआ फिर उसने वही काम उसी बच्ची के साथ किया, उसी लड़की के साथ किया, और एक बार नहीं 3-3 बार उसके साथ ये चीज हुई। आज भी उनका केस पेंडिंग है कोर्ट में। तो जब तक हमारे पास एक प्रॉपर जुडिशरी की जो वर्डिक्ट है वो सारी चीजें नहीं रहेंगी, व्यवस्थाएं मजबूत नहीं होंगी, इस मामले में क्रूरता सरकार के द्वारा या आप कह लीजिए समाज के द्वारा नहीं होगी उन लोगों के प्रति जो लोग ये काम करते हैं, तब तक ये चीजें हमें रेगुलरली सुनने को मिलेंगी। मैं इस चीज को नहीं मानती कि अगर आप सजा हर दूसरे केस में फांसी की सजा नहीं सुनाएंगे, आप उम्र कैद की सजा दीजिए ना, आप मत दीजिए फांसी की सजा, आप उम्र कैद की सजा दीजिए। कैसे नहीं रुकेंगी चीजें? ठीक है, यानी आपको लगता है कि सख्त सजा और जल्द से जल्द, क्योंकि जितनी देरी होती है कहीं ना कहीं उतना ज्यादा जो हौसला है और कानून के भी जो लूप होल्स होते हैं अपराधी उनका इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं बच जाते हैं। तो ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी होने चाहिए ताकि जल्द से जल्द ऐसे मामलों का निपटारा हो सके और इन दोषियों को सजा मिल सके। आमिर, आप बताइए, लगातार अगर हम देखें, अभी राजेश जी ने एक बड़ी अहम बात कही कि ये इस अपराधी का पहला अपराध नहीं होगा। गांव के लोगों की, जिस गांव में इस घटना को अंजाम दिया गया है, उनका क्या कुछ कहना है? क्या इसके पहले भी ये जो अपराधी है क्या इस तरह की कोई घटनाएं करता रहा है? क्या पहले से बुरी नजर से ये बच्चियों को देखता रहा है? कि जिस तरीके से राजेश जी भी बता गए कि पहले घटना नहीं होगी, उसी तरीके की बात गरिमा जी भी लगातार कर रही हैं कि इस तरीके की घटनाओं पर सख्त कानून होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार इन सब चीजों पर नजर भी रखती है और जो कानून बनते हैं, जो प्लानिंग होती है वो इन सब चीजों को लेकर ही होती है। यही वजह है कि एंटी रोमियो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार चला रही, लेकिन वो जो योजनाएं सरकार बनाती है जिन पर अमल कितने % हो, बिल्कुल, पर पुलिस पहले से लगी होती, पिकेट लगती है स्कूलों के बाहर, तो शायद ये अपराधी इतनी बड़ी वारदात करने से पहले सोचता। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा रहती है कि एंटी रोमियो चलाया, इसके अलावा पुलिस के लिए महिलाओं के लिए लगाया, चाहे 10-90 हो, लेकिन उन पर अमल होना जरूरी है। और कानून की जहां तक बात हो रही है, अभी समाज सेविका हमारे साथ में लगातार करे, तो कानून का डंडा जब तक नहीं होगा, सख्त नहीं होगा, अगर 302 की घटना होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है, लेकिन 302 की घटना होती है वो प्री प्लान होती है, उसके जब इसके लिए वातावरण होता है, जाहिर सी बात है जब विद्यालय के आसपास वातावरण सख्त होगा, एंटी रोमियो एक्टिव होगी, पुलिस का डंडा होगा, पुलिस का खौफ होगा, तो शायद कार्रवाई कब होगी। इसलिए लगातार मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी जो बुलडोजर जो बाबा जी का है, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार अपराधियों पर चल रहा है, अगर वो बुलडोजर ऐसे अपराधियों की तरफ घुसा तो शायद इस तरह की वारदातें प्रकाश में कम आएंगी। बिल्कुल, यानी और ज्यादा सख्ती होनी चाहिए ताकि इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। शालिनी जी, सवाल यही है ना कि आप भी लगातार कह रही हैं कि एक तरफ घर में माता पिता को ध्यान देना होगा ताकि जो बेटे हैं और बेटियां हैं उन सबको सही चीजें समझाई जा सके, सही दिशा दिखाई जा सके, क्योंकि सबसे पहली पाठशाला हमारे घर से शुरू होती है और हमारी माँ ही हमें सबको सिखाती है। तो ऐसे में शालिनी जी, आपको लगता है कि एक तरफ माता पिता की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, दूसरी ओर सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अगर जैसा राजेश जी कहकर अभी यहाँ पर हमारे साथ में गए कि OTT कंटेंट है, मोबाइल फोन्स बच्चों के हाथ में बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसके चलते लोग बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो उनके मेंटल स्टेटस को चेंज करती है। तो ऐसे में सरकार की जो गाइडलाइंस है इन चीजों को लेकर, क्या वो और ज्यादा सख्त होनी चाहिए? आपको लगता है कि इससे भी बेहतर होगा? बिल्कुल, मेरा मानना है कि जैसे OTT और सेंसर बोर्ड, ये सारी चीजें सरकार ने ही बनाई है ताकि हम कोई भी अनएथिकल चीजें प्रसारित ना कर सके।
लेकिन अब क्या है, उसकी मॉनिटरिंग भी नहीं होती है प्रॉपर। सेंसर बोर्ड आप खुद भी जानते हो, आप खुद भी फोन यूज करते हो, डिजिटल पूरा इंडिया हो चुका है। कितने सारे ऐसे कंटेंट हैं जो हम लोग बड़े होके वो चीजें नहीं देख सकते। आप सोचिए उन बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन जाए और वो सारी चीजें देखें जो उनका देखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, हम उसे इग्नोर करते हैं, हम नहीं देख सकते, तो वो उनके मानसिक स्थिति को बिल्कुल प्रभावित करेगा। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर जो है वो रोक लगानी चाहिए। आमिर, जल्दी से ये बताइए कि जो बच्ची है, बताया जा रहा था कि अस्पताल में भर्ती है, उसकी सेहत कैसी है, जल्दी से अपडेट। देखिए, बच्ची की घटना के बाद उसको जिला अस्पताल में लाया गया था, उसका इलाज चल रहा है, उसकी स्थिति स्थिर है और स्थिति ठीक है, लेकिन उसके परिवार और उसमें दहशत का जो है, दहशत जो दिख रही है वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग के ऊपर जो चोट लगी है, उसके परिवार के दिमाग के ऊपर चोट लगी, उसका इलाज होना जरूरी है। उसका इलाज प्रशासन से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शालिनी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आमिर आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक अधिक अपडेट पहुंचाने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आरोपी कहां है? इतने दिन बीत जाने के बाद भी, इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो सकी है? और सबसे अहम यहाँ पर यह हो जाता है कि आखिर ऐसे अपराधों पर लगाम कब लगेगी? इसके लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, हमने आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े उन्होंने बताया है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।